हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिसिप्लिन लर्नर्स यूट्यूब चैनल। जैसा हम यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे 2019 वाला, तो हमने 75 तक सॉल्व कर लिए थे और उसके आगे देखेंगे 76 से और 125 तक आज कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसमें टोटल, जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो में, टोटल 125 क्वेश्चन है पेपर 1 में। तो 25 क्वेश्चन किसके थे? हिंदी के थे, और 26 से और 125 से तक ये टेक्निकल था। तो हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अभी 50 रिमेनिंग है और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे पेपर 1 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 क्या बोल रहा है? 76, द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट एज पर IS 456/2000। तो फ्लेक्चर क्या होती है? फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्या होती है? 0.7 रूट FC के, FCR 0.7 रूट FC के। तो 0.7 और रूट M30 कंक्रीट, तो ये कितनी आ रही है? ये आ रही है 3.83 मेगा पास्कल। ये हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, फॉर द क्ले विद एन ओवर कंसोलिडेशन रेशियो ऑफ ग्रेटर देन 4 इन CD टेस्ट, द ए फैक्टर एट फेलियर विल बी। ये क्या है? हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है ये, कंसोलिडेटेड क्ले। तो ये बिहेव कैसे करती है? डेंस एंड की तरह बिहेव करती है। और डेंस एंड के लिए क्या ए की वैल्यू कितनी रहती है? ए की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। तो कौन सा है? ए जो पोर प्रेशर पैरामीटर होता है ये ए, तो ये क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन हो गया सी। इफ OCR कितना है? 4 दे रखा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? हाईली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है ये, जो बिहेव करती है डेंस एंड की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 78, फॉर सिंगली reinforced बैलेंस सेक्शन MU इक्वल टू RU लिमिटिंग BD स्क्वायर फॉर M20 ग्रेड Fe415 स्टील, द वैल्यू ऑफ RU लिमिटिंग विल बी। तो क्या MU लिमिटिंग कितना होता है? MU लिमिटिंग होता है Fe415 के लिए 0.138 FC के BD स्क्वायर। तो क्या BD स्क्वायर उसने दे रखी है, तो ये अल्टीमेटली ये पूछना चाह रहा है 0.138 FC की वैल्यू कितनी होगी। ये क्या है? ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? RU लिमिटिंग दे रखा है, RU लिमिटिंग। तो कितना हो जाएगा ये? 0.138 FC के, FC के कितना है? 20। तो ये कितना निकल के आ रहा है? ये आ जाएगा 2.761। तो यही फैक्टर पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया? 2.76, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, एज पर IS 1892 द व्हाट शुड बी द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कटिंग एज, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कटिंग एज ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब 70 mm एक्सटर्नल डायमीटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर सैम्पलिंग अनडिस्टर्ब्ड स्टिफ क्ले। देखिए यहाँ पे स्टिफ क्ले, अगर अनडिस्टर्ब स्टिफ क्ले है तो उसके लिए एरिया रेशियो हम कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम एरिया रेशियो ले सकते हैं 20%, अगर अनडिस्टर्ब सैंपल हमें गेन करना है तो। अगर सेंसिटिव क्ले हुई तो उसके लिए एरिया रेशियो कितना हो सकता है मैक्सिमम फॉर अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल लेने के लिए? तो इसका हो सकता है एरिया रेशियो मैक्सिमम 10%। तो हमारे पास कौन सी स्टिफ क्ले है, तो एरिया रेशियो कितना होगा? 10% होगा, 20% सॉरी। और एरिया रेशियो क्या होता है? एरिया रेशियो होता है D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। जैसे देखो ये होता है ना सैंपल, ये ट्यूब है, ये होता है, और ये ट्यूब होता है, ये कटिंग एज होती है। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है D2, और ये क्या है? D1।
तो हमें क्या थिकनेस पूछ रखी है, ये पूछ रखा है ये टी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, तो हमें एरिया रेशियो कितना दे रखा है, एरिया रेशियो दे रखा है हमें 70 mm एक्सटर्नल डायमीटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर सैम्पलिंग। तो थिकनेस पूछ रहा है, तो क्या है देखो, एरिया रेशियो कितना लेंगे 20, 0.2 मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट वो कर लिया है रेशियो में। तो D2 एक्सटर्नल डायमीटर 70 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1.2 D1 स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर। अब इसको यहाँ से D1 निकालेंगे तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी, D1 की वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 D1 स्क्वायर। तो यहाँ से ये 70 स्क्वायर अपॉन 1.2। एक सेकेंड, कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड। तो ये हो गया D1 की हाँ ये आ गई D1 निकल के आ रहा है यहाँ पे D1 स्क्वायर और 70 स्क्वायर है, तो यहाँ से कैलकुलेट हो गया D1 आ रहा है 63.9 mm। अब थिकनेस कितनी हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी T इक्वल टू D2 माइनस D1/2, दोनों साइड है ना यहाँ पे, तो ये D2 माइनस D1/2, तो 70 माइनस 63.9/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.05 mm। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया बी। कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, इन द डिजाइन ऑफ reinforced concrete beam the requirement of bond is not getting satisfied, the economical option to satisfy the requirement for bond is given by। तो bundling of bar is not a good criteria, the providing same diameter bars in more in number, तो इसका भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होता है, प्रोवाइडिंग स्मॉलर डायमीटर बार्स मोर इन नंबर, तो इससे क्या हो जाता है, इससे हो जाता है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या है, वो शियर स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सेटिस्फाई कर लेगा यहाँ पे, तो हो गया ऑप्शन डी हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 81, What is the correct mathematical expression for the assumption consolidation is occurring under small changes in effective stress? Consolidation is occurring under small changes in effective stress made in arriving differential equation for transient flow during one dimensional consolidation। तो इसके लिए क्या है, ये जो ये लाइन है इसके लिए कौन सा, ये जो assumption है इसके लिए कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वैलिड है, कौन से के लिए, ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कंप्रेसिबिलिटी मतलब ए वी क्या है, कांस्टेंट है। और 82, द लेटरल टाइज इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम अंडर एक्सियल टेंशन आर यूज्ड टू। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, अंडर एक्सियल टेंशन, कंप्रेशन नहीं बोला, तो एक्सियल टेंशन बोल रहा है, तो बकलिंग का तो कोई इशू होगा नहीं, यहाँ पे टेंशन है। अगर कंप्रेशन होता तो बकलिंग का इशू होता, तो नो बकलिंग पॉसिबल, नो बकलिंग विल बी देयर। तो क्या कह रहा है, अवॉइड द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिंग अंडर कंप्रेशन, नहीं टेंशन लग रही है तो इसके लिए नहीं। प्रोवाइड एडिक्वेट शियर कैपेसिटी, प्रोवाइड शियर के लिए क्या है, शियर के लिए भी प्रोवाइड नहीं करते,
प्रोवाइड एडिक्वेट कन्फाइनमेंट टू कॉन्क्रीट एंड रिड्यूस द एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ द कॉलम। तो ये क्या है, प्रोवाइड एडिक्वेट कन्फाइनमेंट टू कॉन्क्रीट, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, ए पायर ग्रुप हैज टू बी प्रोपोर्शनल इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न इन ए सॉफ्ट क्ले विद इक्वल specimen in both direction, assuming any value of cohesion, taking alpha equal to 0.7, neglecting the end bearing effect and assuming pile circular diameter d and optimum spacing। क्या पूछ रहा है, ऑप्टिमम स्पेसिंग पूछ रहा है। तो मतलब क्या है, 16 पायल है, तो क्या है 4x4 की पायल होंगी, टोटल 16 है, तो क्या 4 इंटू 4 पायल होगी। तो एक यहाँ पे ये 3 4 ऐसे ही 4 इधर होंगी, 1 2 सॉरी ये थोड़ा ऐसा ही बन रहा है, 3 4 1 2 4। तो क्या ये स्पेसिंग पूछना चाह रहा है, ये स्पेसिंग यहाँ होगी, स्पेसिंग एस, और क्या है स्पेसिंग एस, और ये किधर हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा, इधर भी d/2 होगा और इधर भी d/2 होगा। तो ये टोटल कितनी आएगी विड्थ, ये कितनी आ रही है साइड में, ये आ रही है 3s प्लस कितने 2 d/2 हैं, एक इधर d/2 है, एक इधर d/2 है, तो 2 इंटू d/2 ये हो गया d। तो ये होगी विड्थ आ रही है d, जो ग्रुप एक्शन से आएगी जो विड्थ होगी वो होगी 3s प्लस d। ऐसे ही है सिमिलर इधर भी, टोटल कितने हो जाएगा 3s प्लस d, 3s प्लस d हो गया। तो अब क्या है, एंड बियरिंग इफेक्ट हमें नेगलेक्ट करने को बोल रहा है, नेगलेक्ट द एंड बियरिंग इफेक्ट। तो खाली किससे आएगा, साइड फ्रिक्शन से हमें, एक तो इंडिविजुअल पाइल कैपेसिटी और ग्रुप एक्शन से हमें इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से स्पेसिंग निकल आएगी। तो देखिए क्या है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्शन, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्शन बोल लो या इंडिविजुअल पाइल, इंडिविजुअल पाइल या इंडिविजुअल एक्शन बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो QP कितना होगा, QP होगा अल्फा C पाई D L और इंटू नंबर ऑफ पाइल। तो नंबर ऑफ पाइल कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ पाइल दे रखी है 16। अल्फ़ा कितना दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है 0.7 C, और ये गया पाई, और ये हो गया D, और ये हो गया L। और क्या है, और अल्टीमेट लोड कैपेसिटी बेस्ड ऑन द ग्रुप एक्शन कितना होगा, बेस्ड ऑन ग्रुप एक्शन। तो ये हो जाएगा QP इक्वल टू अल्फ़ा C 4 इंटू B इंटू L। तो अल्फ़ा इधर कितना हो जाएगा, ग्रुप एक्शन के लिए कितना हो जाता है, 1 हो जाता है अल्फ़ा। तो ये हो गया, और C इंटू 4BL। अब दोनों को इक्वेट कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को इक्वेट करिए तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 0.7 और C पाई D L इक्वल टू C इंटू 4 और B कितना है 3s प्लस D इंटू L, L से L गया और L से L कट गया, कोहेजन से C गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये कितना हो गया 2.8 इंटू पाई कितना है, पाई की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 22.7 लिख लेते हैं, इंटू D माइनस D इक्वल टू 3s। 7 से ये कितना गया, 7 गया 4.4 और ये हो जाएगा 8.8D माइनस D अपॉन इक्वल टू 3s। तो s इक्वल टू हो गया 7.8 अपॉन 3D। तो ये होगा 2.6D आ गया, ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है फायर रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी मेंबर डिपेंड्स अपॉन। फायर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मेंबर साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा साइज हुआ
तो फायर रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर स्मॉलर साइज मतलब मेंबर का साइज स्मॉल हुआ तो फायर रेजिस्टेंस उसका कम होता है। तो मेंबर साइज पे भी डिपेंड करता है, कवर पे भी डिपेंड करता है, एग्रीगेट कौन सी यूज़ हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो क्या है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट हैविंग स्लोप एंगल 25 डिग्री इफ इट इज मेड ऑफ क्ले हैविंग कोहेजन 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड 520 बर्ड रेशियो दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रखी व्हेन द स्लोप इज सबमर्ज्ड। ये देखो स्लोप इज सबमर्ज्ड। तो क्रिटिकल हाइट पूछ रहा है हमें। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो शियर स्ट्रेंथ कितना है और शियर स्ट्रेस कितनी एक्ट हो रही है और शियर स्ट्रेंथ उसकी कितनी है। तो क्या होती है सी प्लस, और सबमर्ज्ड का केस है तो क्या मतलब गामा मतलब सबमर्ज्ड यूज होगा सी प्लस गामा डैश जेड कॉस स्क्वायर बीटा इंटू टेन फाइव अपॉन टाउ कितनी हो जाएगी, टाउ हो जाएगी गामा डैश जेड साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल हाइट पूछ रहा है। तो क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 रख दो और यहाँ से जेड निकाल लो, वही क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी क्रिटिकल हाइट। तो यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आता है, जेड सी क्रिटिकल हाइट का एक्सप्रेशन आता है सी अपॉन गामा तो कॉस स्क्वायर बीटा इंटू टेन बीटा माइनस टेन फाइव, ये एक्सप्रेशन आता है सी अपॉन गामा डैश कॉस स्क्वायर बीटा टेन बीटा माइनस टेन फाइव गामा डैश। तो इसको लर्न करने ला ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है इसमें और यहाँ से क्रिटिकल हाइट निकल आएगी। तो वैल्यू पुट करिए। तो सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है कितना, सी आ गया 30 अपॉन गामा डैश कितना है, गामा डैश यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। गामा डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, गामा डैश इक्वल टू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से गामा डैश निकालिए, जी माइनस 1 कितना हो गया 1.7 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई कितना है 0.65 इंटू 9.81। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ रहा है, ये आ गया 10.1 यूनिट वेट आ गया, सबमर्ज्ड यूनिट वेट 10.1 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे पुट करिए 30 गामा डैश हो गया 10.1 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, बीटा कितना है, स्लोप एंगल दे रखा है 25 डिग्री, कॉस है कॉस स्क्वायर 25 इंटू 10 बीटा 10 25 माइनस 5 कितना है 20 डिग्री 10 20 सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हाइट आ रही है यहाँ से, ये आ रही है 35.33 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 86, द प्रिंसिपल यूज्ड इन फाइंडिंग द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन इज। तो उसके लिए कौन सा होता है, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम यूज करते हैं उसका, हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, द प्रिंसिपल डिजाइन क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन फॉर रेसिप्रोकेटिंग मशीनरी आर एज फॉलो। तो कौन कौन से होते हैं प्रिंसिपल क्राइटेरिया, कौन से होते हैं, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी शुड बी एट लीस्ट 40% अवे फ्रॉम द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मशीन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2, द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ द फाउंडेशन शुड नॉट एक्सीड 0.2 mm। या ये बिल्कुल, ये भी करेक्ट है एकदम। द प्रेशर ऑन सॉइल शुड बी विद इन द रेस्पेक्टिव परमिसिबल वैल्यू, बिल्कुल सही है, वैल्यू के अंदर, परमिसिबल वैल्यू के अंदर ही होना चाहिए। फॉर प्रिलिमिनरी डिजाइन द मैक्सिमम प्रेशर ऑन सॉइल ड्यू टू स्टैटिक लोड अलोन मे बी टेकन एज 0.4 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग सेफ बियरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। तो चारों के चारों ऑप्शन 100% एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 88, द क्या कह रहा है, द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L कैरीज ए यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड ऑफ इंटेंसिटी W0x ओवर इट्स एंटायर स्पिन, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम। तो देखिए क्या होता है, वैसे ये
सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम टेकेंगे, पर इसको आपने ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा होगा। अगर ये है और डब्ल्यू है टोटल किलोमीटर मीटर पर मीटर, ये इसका यूडीएल है, किलोमीटर मीटर पर मीटर, सॉरी किलोमीटर पर मीटर। तो इसका अगर एल है ये, तो क्या इसका अगर एल है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 9√3 होता है। अब क्या है, ये जो डब्लू दे रखा है ये उसने क्या है, इसकी इंटेंसिटी दे रखी है, लोडिंग इंटेंसिटी, वो कितनी दे रखी है, डब्लू नॉट इंटू एक्स। तो यहाँ पर जो टोटल ये मैक्सिमम डब्लू कितना होगा, ये हो जाएगा डब्लू नॉट इंटू एल, डब्लू नॉट इंटू एल हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, डब्लू की जगह पे क्या रख दोगे, डब्लू नॉट इंटू एल। तो डब्लू नॉट इंटू एल स्क्वायर अपॉन 9√3, तो क्या हो गया, डब्लू नॉट इंटू एल क्यू अपॉन 9√3। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ये आ गया। अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको √3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ और √3 से इधर कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 3 हो जाएगा, तो ये नीचे 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डब्लू नॉट एल क्यू अपॉन 9√3, ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी है। और इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे ये है डब्लू नॉट इंटू ये, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डब्लू नॉट इंटू एल, ये है। और यहाँ पे अगर सेंटर इसको यहाँ पे पुट ये करेंगे तो लोडिंग से कितना हो जाएगा, एक हो जाएगी आर ए और एक हो जाएगी आर बी, और इसकी ये एल है। तो टोटल लोडिंग कितनी होगी यहाँ पे, 1.2 डब्लू नॉट इंटू एल। तो डब्लू नॉट एल स्क्वायर बाई 2, उससे आर ए निकाल लेना, आर बी निकाल लेना, तो और उसका एस एफ टी बनाना। तो वहाँ जब शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा हो, वो डिस्टेंस निकाल लेना, एक्स निकाल लेना, वहाँ से 0 नहीं, एक्स आ जाएगी, कोई वैल्यू आएगी, और उस जगह पे फिर बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेना। तो वही हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। और वैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर डब्लू है और ये एल लेंथ की बीम है तो क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है डब्लू एल स्क्वायर बाई 9√3, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम। उससे ये इंटरपोलेट करके यहाँ से भी ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, ड्यू टू rise in temperature, the viscosity and unit weight of fluid percolating through a soil mass are reduced to 80% and 90% respectively. If other factor remain unaltered, the coefficient of permeability। तो क्या रिलेशन होता है, कॉजनिक हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल टू परमेबिलिटी क्या होती है, 1/k इंटू गामा अपॉन म्यू। ये क्या होता है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, और ये होता है मीडियम, EQ अपॉन 1 + E इंटू डी स्क्वायर। ये क्या है, इम्प्योरिटी वगैरह सब होती हैं इसमें, के ये कांस्टेंट है। तो क्या है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मतलब विस्कोसिटी 80% तक रिड्यूस कर दिया और यूनिट वेट 90% तक रिड्यूस कर दिया। तो न्यू परमेबिलिटी मतलब क्या डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। चलिए इसको हम K1 मान लेते हैं। तो K2 क्या है, K2 हो जाएगा 1/k। अब क्या है, गामा मतलब यूनिट वेट कितना रिड्यूस कर दिया, 90% तक, मतलब 0.9 इंटू गामा। और जो विस्कोसिटी है वो कितने तक रिड्यूस करती है, 80% तक, तो 0.8 म्यू इंटू ये सब कॉन्स्टेंट EQ अपॉन 1 + E इंटू डी स्क्वायर। तो क्या हो गया, सब कांस्टेंट है, तो K2 इक्वल टू हो गया 9 बट ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो 9/8 इंटू K1। तो ये कितना हो जाएगा, K2 हो जाएगी 1.125 K1। तो ये क्या है, इंक्रीज कर गई, कितना इंक्रीज कर गई, तो परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगी। तो ये देखो कितना परसेंटेज इंक्रीज करेगी, 1.125 K1 माइनस K1 अपॉन
K1 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है, तो ये आ जाएगी 12.5%। परमेबिलिटी कितना इंक्रीज करेगी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंक्रीज होगी 12.5%, तो हो गया ऑप्शन ए। द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस आर, एरिया की पूछिए ना कि लाइन एरिया नहीं है, ये एरिया है, तो इसका क्या होगा 4r/3 होता है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, द ग्रिप लेंथ फॉर वेल फाउंडेशन ऑफ रेलवे ब्रिजेज इज टेकन एज डैश ऑफ मैक्सिमम स्कोर डेप्थ, जनरली वेल फॉर रोड ब्रिजेज ऑफ मैक्सिमम स्कोर डेप्थ इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। तो क्या कह रहा है, पहली बात तो देखिए ग्रिप लेंथ होती क्या है। ग्रिप लेंथ होती है, अगर ये कोई, ये हमने पैल, मतलब क्या है कि ये पैल दे रखी है हमने, और ये क्या है पैल, मतलब निकालते कैसे हैं, एक होती है लेसी स्कोर डेप्थ, लेसी स्कोर डेप्थ होती है आर, निकालते कैसे हैं 1.35, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ इसमें, 1.35 Q²/F। और जो बेल फाउंडेशन जो मतलब क्या है, जो स्कोर डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, स्कोर डेप्थ तो कोई फैक्टर टाइम होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप सॉइल है, तो मतलब क्या है 1.5 टाइम्स आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं, वो सॉइल पर डिपेंड करेगा कौन सी है। और ये मैक्सिमम स्कोर डेप्थ होती क्या है, बिलो HFL से लेके हाई फ्लड लेवल होता है, ये हाई फ्लड लेवल है HFL, और स्कोर डेप्थ कितनी होगी, स्कोर डेप्थ ये है, मतलब कोई मान लो हम, चलो मतलब क्या है कि एक्स फैक्टर मान लें, मतलब एक्स फैक्टर मान लें XR, तो ये हो गई क्या हाई, मतलब स्कोर डेप्थ हो गई। और ये क्या है एम्बेडेड लेंथ है, यहाँ पे कोई मतलब सॉइल होगी, यहाँ सॉइल होगी ये, तो और ये सॉइल में मतलब ये क्या है, सॉइल में कितनी एम्बेडेड है, जो मतलब क्या है ये फाउंडेशन है वो सॉइल में कितनी एम्बेडेड है, तो इसी को क्या बोलते हैं ग्रिप लेंथ बोलते हैं। ग्रिप लेंथ होती है ये, और ये ग्रिप लेंथ मतलब किसके लिए करते हैं, मतलब कि द ग्रिप लेंथ मतलब इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू काउंटरैक्ट द ओवरटर्निंग मूवमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स एट द, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स एट बेल्ट टॉप यहाँ पे, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो ये ग्रिप लेंथ होती है। तो अब क्या है, मतलब रेलवे ब्रिज के लिए ग्रिप लेंथ कितनी होगी और रोडवे ब्रिज के लिए कितनी होगी, तो क्या है देखिए, मतलब थोड़ा ये है कि रेलवे ब्रिज जो है थोड़ा टिपिकल क्राइटेरिया है रोड से लेके, क्योंकि रेलवे पे ज़्यादा लोड आएगा, तो रेलवे पे ज़्यादा लोड आएगा तो ग्रिप लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या है कि ग्रिप लेंथ रेलवे ब्रिज के केस में क्या होती है, ये 0.5 मतलब क्या है 50% ली जाती है, 50% ऑफ द मैक्सिमम स्कोर डेप्थ। अगर मतलब ये XR क्या है, अगर 10 मीटर है टोटल, तो ये जो ग्रिप लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 5 मीटर होनी चाहिए। और रोडवे ब्रिज के लिए कितनी ली जाती है, वो रोडवे ब्रिज के लिए ली जाती है 30% ऑफ मैक्सिमम स्कोर डेप्थ। रोड ब्रिज है, अगर 10 मीटर क्या है कि इसकी मैक्सिमम स्कोर डेप्थ है, तो 3 मीटर कम से कम उसका जो है ग्रिप लेंथ होनी चाहिए। द वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन RA एंड RB फॉर द गिवन बीम इज, तो क्या है RA + RB क्या है, मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करिए, तो RA + RB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 4 40 किलो न्यूटन, एक इक्वेशन नहीं हो गई। अब क्या है कि समेशन ऑफ मूवमेंट, चलिए B पे 0 कर लिए, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट B इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा RA × 10, RA क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, 4 2 6 4 10, RA × 10 और ये 40 किलो न्यूटन की वजह से कितना आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा ऐसे, तो ये क्या आएगा -40 × 8, और ये 45 हो गया क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो RA आ गया
आर ए आ गया 27.5 किलो न्यूटन। 27.5 आर ए आ गया, तो आर बी कितना हो जाएगा, आर बी हो जाएगा 40 माइनस 27.5 12.5 किलो न्यूटन। कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, द टोटल इफेक्टिव वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेसेस एट ए डेप्थ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन 7 मीटर डीप फ्रेश वाटर लेक आर रेस्पेक्टिवली। ये लेक है, टोटल डेप्थ कितनी है, मतलब लेक का ये बेड लेवल है, टोटल डेप्थ कितनी है इसकी 7 मीटर है। यहाँ ये क्या है, यहाँ वाटर लेवल है इसका, तो हमें 5 मीटर पे पूछ रहा है। ये क्या है 5 मीटर, इस पर क्या है टोटल स्ट्रेस कितनी होगी और इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी, टोटल स्ट्रेस कितनी होगी और इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होगी। तो टोटल स्ट्रेस कितनी होगी, सिग्मा इक्वल टू 9.81 इंटू 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये हो जाएगा 49.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। हमें क्या है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालनी है, तो 49.05 10⁻³ न्यूटन से, मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 से डिवाइड देंगे, और मीटर है 10 सेंटीमीटर करेंगे, तो 10⁴ ये हो गया किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 0.4905 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 0.5 आ गया किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, 0.5 हो गया। अब क्या है टोटल स्ट्रेस यही है, और इफेक्ट और जो पोर वाटर प्रेशर है ये वो भी यही होगा, मतलब 9.81 इंटू 5। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितने हो जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस होगी सिग्मा माइनस म्यू, पोर वाटर प्रेशर यू इक्वल टू 0 हो गया। तो टोटल स्ट्रेस कितनी होगी 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इफेक्टिव स्ट्रेस होगी 0। तो ये हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, ए 2 member truss ABC as shown in figure, the axial force in kilonewton transmitted in the member AB। AB में क्या है फोर्स पूछ रहा है, तो मूवमेंट अबाउट सी 0 ले लीजिए यहाँ पे, समझ रहा हूँ मूवमेंट अबाउट सी। तो क्या है यहाँ देखिए, यहाँ से ये मैंने यहाँ सेक्शन ले लिया, तो इसके मूवमेंट अबाउट 0 लेंगे, तो ये क्या है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है इसको हमें ऐसे मूवमेंट देना पड़ेगा, और इसमें ऐसे फोर्स आ जाएगा। तो अब देखिए ये सेक्शन हम इस पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, तो मूवमेंट अबाउट समेशन ऑफ जी, तो 10 इंटू, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1, और ये क्या जाएगा इसमें फोर्स कितना आ जाएगा ए बी में, मतलब फोर्स 10 इंटू 1 एफ ए बी कितना मूवमेंट होगा इंटू 0.5, तो एफ ए बी कितना हो जाएगा, एफ ए बी हो जाएगा 10/0.5 20 किलो न्यूटन। ऑप्शन हो गया सी। ग्रुप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोवाइड करता है, C3S करता है, फिर C2S, फिर C3A एंड फिर C4A। तो ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 96, 4 फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 200, ये फोर्स को दे रखा है सॉरी, along four sides 1 meter each of a square ABCD as shown in figure, determine the magnitude and direction of the resultant force from A along the line AB। AB के along पूछ रहा है हमें, तो AB पर मतलब यहाँ कितना फोर्स हो जाएगा, अगर ये AB है ठीक है। अब यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये 400 ऊपर लग रहा है, 800 नीचे लग रहा है, तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 800, ठीक है। इधर कितना है 600, इधर क्या है 200, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट इधर हो जाएगा 400। देखिए मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे 800 इधर लग रहा है, 400 ऊपर, तो नेट इधर कितना हो जाएगा 400 होगा, 400 होगा। एक सेकंड,
कितना हो गया, ये हो गया 400। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा 400√2। ये हो गया रिजल्टेंट। अब क्या पूछ रहा है इसका, मतलब क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया रिजल्टेंट का, इन डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम ए अलोंग द लाइन ए बी। तो कहाँ पूछ रहा है, अलोंग द लाइन ए बी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, मान लीजिए हमने ये डिस्टेंस ले ली, ये रिजल्टेंट की एक्स है, ये रिजल्टेंट है, ये एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, लेट मान लीजिए ओ पॉइंट है ये। तो अब ओ पॉइंट है तो यहाँ मूवमेंट अबाउट ओ जीरो कर लो यहाँ पे। ये डिस्टेंस हमने एक्स मान ली कि लेट द रिजल्टेंट इज एक्टिंग एट ए अलोंग द लाइन ए बी और फ्रॉम द ए, मतलब फ्रॉम ए, तो ये एक्स डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे समझ रहा मूवमेंट अबाउट ओ लिए जीरो लिए, समझ रहा मूवमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए 600 ये क्या कर रहा है, 600 एंटी क्लॉकवाइज में दे रहा है, तो 600 इंटू 1, और ये क्या है 400 भी एंटी क्लॉकवाइज में दे रहा है, -400 इंटू कितना हो जाएगा x+1, और ये क्या है, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम लाइन पर मतलब ये सेम लाइन पे, तो इसेंट्रिसिटी इसकी क्या है, ये तो जीरो है। तो और ये 800 की वजह से कितना आएगा, 800 प्रोवाइड कर रहा है क्लॉकवाइज में, तो +800 इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400x, 400 इंटू एक्स इक्वल टू 600 ये और -400 मतलब 1000 इधर। तो x क्या हो गया, x आ गया 2.5 मीटर, और कहाँ से आ रहा है x, फ्रॉम द एंड a। तो रिजल्टेंट कितना होगा 400√2 एंड इज एक्टिंग 2.5 मीटर फ्रॉम a, ऑप्शन बी। 97 द टाइम विच रिजल्ट इन द लीस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज। देखिए 3 टाइम होते हैं ना, ये ग्राफ होता है, ये क्या है टाइम का ग्राफ है, यहाँ पर टाइम, ये सबसे ज़्यादा ये ऑप्टिमम टाइम है। ऑप्टिमम टाइम कौन सा होता है, सबसे कम कॉस्ट आ रही है उसमें, और ये क्या है ऑप्टिमम कॉस्ट है ये। अगर ये क्या है, ये क्रैश टाइम है और क्रैश कॉस्ट है, ये क्रैश कॉस्ट भी आई होती है, क्रैश कॉस्ट आई होगी और क्रैश टाइम कम होगा। ये नॉर्मल टाइम है, तो सबसे कॉस्ट कम क्या है, सबसे कम कॉस्ट किस पे आ रही है, सबसे कम कॉस्ट आ रही है ऑप्टिमम टाइम पे। तो कौन सा हो गया, ऑप्टिमम टाइम। बुलेट मास ऑफ 30 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ ए गन विद वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड। सपोज द फोर्स लास्टेड 0.0018 सेकेंड। द एवरेज इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा, इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा, मास इंटू dV/dt। और वेरी सिंपल टाइम में कितना वेलोसिटी से जा रहा है मास, और मास कितना है 30 ग्राम है, 30, अगर इसको मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ dV कितना है, चेंज इन वेलोसिटी 500 से जा रहा है, एंड और टाइम कितने के टाइम के लिए 0.0018। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है 8333.3 न्यूटन। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी चेंजेस द कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो। तो कौन ये चेंज करता है, ये करता है लाइमस्टोन। क्या होता है, मतलब फिर लाइमस्टोन इज प्रेजेंट इन क्ले ब्रिक, मतलब इन एक्सेस अमाउंट इट कॉजेज ए चेंज कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, एंड व्हेन लैम is burned in lamp it absorb water and swells and brick become disintegrated। और क्या है, ये आयरन पैरेट्स क्या करता है, ये डिस्कलराइज करता है ब्रिक को, ये डीकलराइज करता है, डिस्कलराइज द ब्रिक, डिस्कलराइज द ब्रिक। और लाइमस्टोन क्या करता है, it changes the color from brick red to yellow। अगर हम
और लैम क्या है कि मतलब एक मतलब सॉइल भी करता है, और जब सॉइल करता है तो वो ब्रिक क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 100, ए पार्टिकल अंडरगोज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन बीइंग 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन इन सेकेंड इज। तो टाइम क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन ए, एक्सेलरेशन टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल कितना है 1.5 मीटर, एक एक्सेलरेशन कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 6 4 हो गया, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 × पाई इंटू 1/2, 2 से 2 गया, पाई कितना हो गया 3.14 सेकेंड। ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ फाइबर्स इन कॉन्क्रीट रिजल्ट इन, क्या है ऑप्शन ए क्या है, मॉडेस्ट इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यस, और इंक्रीज इन डक्टिलिटी भी कर देता है, इनहेंस टफनेस भी बढ़ा देता है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑल ऑफ द 101। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर देखिए ये बॉक्स है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है पी, इसका वेट कितना है, इसका वेट है डब्ल्यू, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लग रही हुई एन, तो ये अगर फ्रिक्शन मतलब क्या है, ये इधर कितना फोर्स लग रहा होगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन पूछा, म्यू इक्वल टू क्या हो गया F/N, तो क्या हो गया F कितना है, ये कौन सा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये N क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। कौन सा ऑप्शन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 103, ए पोजोलैनिक मटेरियल मस्ट बी कंपोज्ड मेनली ऑफ, क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक एंड अमॉर्फस सिलिका होता है, ऑप्शन हो गया बी 103। डी एल्मर्ट प्रिंसिपल, तो डी एल्मर्ट प्रिंसिपल किस लिए यूज़ किया जाता है, मतलब क्या है, इट मतलब क्या है कि ये डायनेमिकल प्रॉब्लम को एक स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर एनालिसिसिंग द डायनेमिक प्रॉब्लम विच कैन रिड्यूस इट इनटू ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, मतलब एक तरह का ये अल्टरनेटिव, मतलब एक अदर फॉर्म है जो न्यूटन सेकंड लॉ है। जैसे क्या है कि मतलब न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू ma, और जो डी एल्मर्ट्स ने क्या एक मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन बना दी एक तरह की, डी एल्मर्ट्स से बोल दिया F - ma इक्वल टू 0, इतना अंतर है खाली। तो मतलब क्या है कि हम मतलब सो दैट इट कैन बी सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ए रियल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, तो इतना है। तो ये क्या है, मतलब एक डायनेमिकल प्रॉब्लम को स्टैटिक प्रॉब्लम में मतलब कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है ये प्रिंसिपल, तो ऑप्शन हो गया डी 105। ब्लो होल्स इन कंक्रीटिंग आर रिजल्ट ऑफ, किससे होता है, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ शटरिंग से होते हैं ब्लो होल्स इन कंक्रीटिंग आर रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ शटरिंग, और लेमीज इक्वेशन आर एप्लीकेबल फॉर थिक सिलेंडर के लिए यूज किया जाती है। 106 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फिट वेल फॉर पर्ट एनालिसिस, तो कौन सा मतलब क्या है, पर्ट मतलब पर्ट में कौन सा कर्व यूज किया जाता है, मतलब पर्ट में कौन सा, तो ये किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और एक्टिविटी के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हमें क्या है, हमें तो प्रोजेक्ट में बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में कौन सा बताएंगे, प्रोजेक्ट में कौन सा यूज होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ऑप्शन हो गया ए। यहाँ थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हुआ है, तो मतलब पर्ट एनालिसिस में एक्टिविटी के लिए क्या होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, और प्रोजेक्ट के लिए कौन सा यूज होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द पॉइजन रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये तो देखिए डायरेक्ट रिलेशन है, ये तो याद करना पड़ेगा। U इक्वल टू 3K माइनस 2C अपॉन 6K प्लस 2C। अगर मतलब नई रिलेशन निकल के आ रहा तो अगर आपको दो रिलेशन पता है तो तीसरे को निकाल सकते हैं। जैसे एक रिलेशन होता है E इक्वल टू 3C इंटू 1 माइनस 2 और एक रिलेशन क्या होता है E इक्वल टू 2C इंटू 1 प्लस म्यू, ये इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 दोनों को इक्वेट कर लेना, यहाँ से म्यू निकल आएगा, यही रिलेशन निकल के आएगा। तो ऑप्शन हो गया सी। अगर आप बाई चांस मतलब दो रिलेशन पता है और तीसरा भूल रहे हो तो यहाँ से मतलब क्या है कि इंटरपोलेट करके निकल आएगा। 109 क्वेश्चन नंबर 109। तो क्या है, मैच करना है प्रीलिमिनरी एस्टीमेट किसके लिए होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के लिए। प्रीलिमिनरी एस्टीमेट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट जब यूज़ होता है जब वेरिएशन आ रहा हो मतलब कॉस्ट में और मतलब क्वांटिटी मतलब रेट में। तो क्या है, रिवाइज्ड एस्टीमेट यूज होता है प्रोबेबल वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट फॉर ईच आइटम। और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होता है मटेरियल की डेविएशन के लिए, मतलब कभी मटेरियल ज़्यादा पड़ेगा तो उसके लिए अलग से, मतलब कम पड़ेगा तो अलग मटेरियल आएगा तो उसके लिए एस्टीमेट अलग से बनवाना पड़ेगा। तो वो हो गया सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। और क्वांटिटी एस्टीमेट क्या होता है, वो कंप्लीट एस्टीमेट होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन हो रहा है फर्स्ट का, कौन सा मैच कर रहा है फोर्थ, और रिवाइज्ड एस्टीमेट का कर रहा है सेकंड का फर्स्ट। और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या है, मटेरियल डेविएशन थर्ड का 2, और फोर्थ का बचा हुआ कौन सा हो गया 3। तो कौन सा हो गया 4 1 2 3, ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 110। The cylindrical boiler 1.5 meter diameter and made up of 10 mm thick plate is subjected to steam pressure 2 and the hoop tension and longitudinal stress। तो hoop tension कितनी होती है सिग्मा एच PD/2T और longitudinal stress कितनी होती है PD/T, हाफ होती है सिग्मा एल इक्वल टू सिग्मा H/2। तो hoop tension निकालते हैं, सिग्मा एच कितनी हो जाएगी, P कितना दे रखा है 2, प्रेशर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 1.5 मीटर है, और 2 थिकनेस कितनी दे रखी है 10 mm दे रखी है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 × 10⁻3। तो यहाँ से कितने निकल के आ रही है, ये आ रही है 150 Nm/mm²। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी 75 Nm/mm²। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया ए। द मोटर यूज्ड फॉर मैसनरी आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ इन IS 2950 एंड IS 190। तो ये मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन दे रखा है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब लो टू हाई जाना है। तो पहले क्या मतलब क्या होगा, ये 7 टाइप्स के होते हैं, मतलब क्या होता है H1 H2 होता है, M1 M2 M3 होता है और L1 L2 होता है। तो L2 क्या है, सबसे लोअर स्ट्रेंथ वाला होता है। तो L2 हो गया, फिर हो गया L1। अब मीडियम में आएंगे मीडियम स्ट्रेंथ में तो M2 की कम होगी, M1 की ज़्यादा होगी। फिर हाई स्ट्रेंथ में आएंगे तो H2 की कम होगी और H1 की ज़्यादा होगी। तो ये रिलेशन आ गया L2 L1 M2 M1 H2 H1। तो ऑप्शन बी, ऐसे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ कर दी जा रही है, H1 सबसे ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होगी H1। तो 2 शाफ्ट ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल आर जॉइंट इन सीरीज, द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2। D2/D1 क्या है, मतलब 2 शाफ्ट दे रखी हैं, ये शाफ्ट है और एक रेशियो दे रखा है ये। अगर ये D1 है ये D2 है तो D2/D1 कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो रेशियो ऑफ द डायमीटर, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, अगर θ1/θ2 निकालना है हमें, यहाँ कर लेते हैं θ1/θ2। तो थीटा कितना होता है TL/GJ, मतलब T1 × L L1/G1 × J1 अपॉन T2 × L2/G2 × J2। अब देखिए क्या है, 2 शाफ्ट ऑफ सेम लेंथ है तो L1 = L2 हो, और टॉर्क क्या है, टॉर्क भी सेम रहेगी दोनों में, ये टॉर्क लग रही है यहाँ पे। तो T1 = T2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या है कि
मटेरियल सेम मटेरियल है, तो मटेरियल सेम है तो उसका क्या है कि मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी भी सेम होगा, G1 G2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू J2 अपॉन J1। पोलर मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सेकंड अपॉन पोलर मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ वन। तो क्या होता है पोलर मूवमेंट ऑफ एनर्जी क्या होता है π/32 इंटू d2 अपॉन π/32 इंटू d1 की पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा अल्टीमेट d2 अपॉन d1 की पावर 4। तो d2 अपॉन d1 कितना है 2 है, 2 की पावर 4 इक्वल टू आ गया 60। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया डी। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट स्टेपुलेटेड IS45। 3 ग्रेड होती हैं स्टैंडर्ड, 3 तरह की कंक्रीट होती है ना, एक ऑर्डिनरी होती है, एक स्टैंडर्ड कंक्रीट होती है, एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट कौन सी होती है, उसमें 3 ग्रेड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, M10, M50 और M20। और M25 से M55 तक होती हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट, और M60 से M80 तक होती है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें तो वो ऑर्डिनरी में कौन सी ग्रेड होती हैं, 3 ग्रेड होती हैं, M10, M15, M20, और हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 114। ए प्रिज्मेटिक बार इन कंप्रेशन हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 1200 mm² and carries a load P equal to 90 kN. The normal and shear stress acting on a plane cut through bar at 25 डिग्री। अगर ये कोई वो है, ये बार है, इस पर स्ट्रेस लग रही है, मतलब सिग्मा, तो हमें क्या है इस 25 डिग्री पर हमें नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालनी है। ये 25 डिग्री है, ये सिग्मा एन एंड टाउ। तो सिग्मा एन कितना हो जाएगा, सिग्मा एन हो जाएगा सिग्मा इंटू एक्स, जो एक्स डायरेक्शन है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा P/E हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 90 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एरिया कितना होगा 1200 mm² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस 25 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 61.6 आ रहा है न्यूटन पर mm²। ऑप्शन अगर आगे भी सॉल्व करना चाहो वैसे तो मैच हो गया। और जो शियर स्ट्रेस कितनी एक्ट हो रही वो रहेगी सिग्मा x/2 इंटू साइन 2 थीटा। तो सिग्मा x/2 मतलब सिग्मा x कितना आ रहा है, सिग्मा x है मतलब क्या, अगर कैलकुलेट करें तो यही तो होगा सिग्मा x इक्वल टू P/A, मतलब 90 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन अपॉन A 1200 mm²। ये हो गया 75 न्यूटन पर mm² आ गए सिग्मा x। तो सिग्मा x/2 दैट इज 75/2 इंटू साइन 50। तो ये कितना आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 28.7। ये ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 150। तो क्या है, द मिनिमम विड्थ ऑफ ट्रेड विदाउट नोजिंग फॉर स्टेयरकेस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग शैल बी। तो ये मतलब क्या है कि ट्रेड की होती है 200 to 250 होती है। तो मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितनी होगी 200 mm, ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 116। ए कास्ट आयरन कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 300 mm is 20 मीटर थिक, फाइंड सेफ कंप्रेसिव लोड ऑन कॉलम विद फैक्टर ऑफ 55 इफ द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज 590। ये है टॉप व्यू देख रहे हैं। तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 300 mm। और जो थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस दे रखी है 20 mm। तो जो इंटरनल डायमीटर कितना हो जाएगा डी, स्मॉल डायमीटर इंटरनल डायमीटर हो जाएगा डी इक्वल टू 300 माइनस 20 इधर है 20 इधर है तो 40, ये होगा 260 mm हो गया। ठीक है, अब क्या है कि हमें कम वो निकालना है, हमें लोड निकालना है। हमें क्या लोड निकालना है।
तो देखिए सिग्मा इंटू ए हो जाएगा ना, सिग्मा सी पी हो जाएगा, कंप्रेसिव लोड हो जाएगा सिग्मा सी इंटू ए। तो सिग्मा सी कितना दे रखा है 550 इंटू ए कितना हो जाएगा 5/4 इंटू 300 स्क्वायर माइनस 300 माइनस 260 स्क्वायर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड मार देंगे तो ये सेफ लोड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 1935.22 किलो न्यूटन। ऑप्शन हो गया बी। द वाटर सीमेंट रेशियो फॉर फेरोसीमेंट मिक्स। देखिए फेरोसीमेंट होता क्या है, फेरोसीमेंट होता है मतलब ये वेरी थिन जो ये होता है, जैसे ये बहुत स्मॉल स्मॉल इसमें वायर यूज होते हैं, ये बिल्कुल ये तो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड वायर मैसेस दैट आर इम्प्रेगनेटेड विथ रिच सीमेंट मोटर मिक्स। और इसमें क्या है कि मतलब रिच मोटर मिक्स क्या है इसमें डाल दिया जाता है, तो इससे स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मोटर मिक्स इसमें मतलब क्या है कि मिक्स कर दिया जाता है ये वो वेरी थिन वायर मैसेस में। तो इस मतलब क्या है इसमें जो वायर मैस का ये थोड़े ये करेक्टरिस्टिक याद कर लेना। तो इसका जो डायमीटर यूज होता है 0.5 mm से 1 mm के बीच का यूज होता है, और स्पेसिंग कितनी रखी जाती है 5 to 10 mm। कितनी देखिए कम स्पेसिंग है और कितना स्मॉल डायमीटर है। और इसमें वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, इसमें हाई यूज किया जाता है, जिससे क्या है कि मोटर जो है थोड़ा अंदर चला जाए, क्योंकि थोड़ा वर्केबिलिटी उसकी हाई होगी, तो वाटर सीमेंट रेशियो हमें थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। तो कितना रखा जाता है 0.4 to 0.45। ऑप्शन हो गया कौन सा, ऑप्शन हो गया सी। If simply supported beam of length 6 meter carries a point load at center of beam such that maximum bending moment there is 12 kilonewton meter if EA is the flexibility of the beam, the deflection at the center। तो क्या है, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऐसा कंसंट्रेटेड लोड पी लग रहा है, तो इससे क्या है ऐसे ये डिफ्लेक्ट करेगी। और जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना होता है, तो इसने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे रखी है, मैग्नीट्यूड ये PL/4 होता है ना, तो PL/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर मीटर दे रखी है। तो M/E डायग्राम बना लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12/EI। और हमें मतलब डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो क्या है कि कहाँ से, तो ये अगर सी पॉइंट है, ये सी है और ये ए है और ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा डिफ्लेक्शन एट ए विद रेस्पेक्ट टू सी, मतलब टेंजेंट एट सी और डिफ्लेक्शन एट ए। तो डेल्टा ये वाला डेल्टा है और ये इसके पी की लोड के अंदर इक्वल होगा, तो इसको हम पहले डेल्टा डिफ्लेक्शन एट ए विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट सी निकाल लेते हैं, और जो डेल्टा ये होगा ये और इसके इक्वल होगा। तो यहाँ अगर डिफ्लेक्शन निकाल लिया तो ये मतलब कंसंट्रेटेड लोड के अंडर कितना डिफ्लेक्शन हो वही फाइंड, अल्टीमेट वही फाइंड कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या है एरिया ऑफ M/E डायग्राम एंड मूवमेंट अबाउट द ए। तो कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर है, टोटल कितना है 6 मीटर है, तो ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो कितना होगा एरिया कितना हो जाएगा 1/2 × 3 × 12/EI। और इसका मूवमेंट अबाउट ए कितना हो जाएगा, मूवमेंट अबाउट होगा 2/3 × 3। ये 3 से ये 3 गया, 2 से ये 2 गया, तो ये कितना हो गया 36/EI हो गया। कौन सा ऑप्शन है सी। मिनिमम डेप्थ ऑफ रीइंफोर्स्ड बॉन्ड प्रोवाइडेड एज स्ट्रेंथिंग अरेंजमेंट इन मैसनरी बिल्डिंग। तो ये कितना है, ये मतलब कोडल प्रोविजन है, इसको 75 mm रखा जाता है। हाँ पर ये थोड़ा ये समझने वाली बात है कि ये जो ये बॉन्ड होता है ये होता क्या है, बैंड बॉन्ड नहीं है, रीइंफोर्समेंट बैंड बोलते हैं, बैंड। ये होते क्या हैं, ये बैंड प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो बॉल है
उसको थोड़ा मैसनरी बिल्डिंग है वो मतलब क्या है कि बेंडिंग स्ट्रेंथ थोड़ा मतलब बेंडिंग स्ट्रेंथ उसको थोड़ा रेस्ट कर ली बेंडिंग स्ट्रेंथ को। तो ये प्रोवाइड कैसे करे जाते हैं ये थोड़ा देखते हैं। ऐसे ही अगर ये कोई बिल्डिंग है, पहले देखिए बैंड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लिंटल बैंड होता है, एक होते हैं लिंटल बैंड्स। ये क्या है, ये लिंटल लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड एट लिंटल लेवल। और एक क्या होता है, रूफ बैंड होता है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो द रूफ, प्रोवाइडेड immediately below the roof। एंड गैवल बॉन्ड क्या होता है, एक होते हैं गैवल बैंड होते हैं, 2 हो गए, और एक हो गया ये हो गया गैवल बैंड। गैवल बॉन्ड क्या होता है, प्रोवाइडेड एट द, ये क्या है, प्रोवाइडेड एट द at a top of gable masonry below the purlin, gable masonry below the purlin। अब ये थोड़ा ये गैवल क्या होता है, गैवल ये होता है मतलब ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये गैवल मसनरी, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, देखा होगा ये, और ये यहाँ पे ही कंटिन्यू होता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, गैवल। ये 3 टाइप के बैंड होते हैं, लिंटल बैंड होता है, एक रूफ बैंड होता है, एक गैवल बैंड होता है। तो क्या है मतलब, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, ये मैसनरी है। अब यहाँ मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स आया, तो ये कैसे, ये मतलब कैसे बिल्डिंग ऐसे करेगी, ये ऐसे बेंड करेगी। तो यहाँ मतलब क्या है, बैंड एक तरह का मतलब ये रीइंफोर्समेंट टाइप सा होता है ये। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या है, अब ये ऐसे ये बेंड कर रहा है, ये चारों तरफ हमने बैंड प्रोवाइड कर दिया, लिंटल बैंड है ये एक तरह का। और फिर ये बॉल जो मतलब फोर्स आया तो ऐसे करके ये बेंड हुई। तो अगर यहाँ बैंड प्रोवाइड होगा तो ये क्या है, रेजिस्ट करेगा, जो बेंडिंग स्ट्रेंथ, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग स्ट्रेंथ है उसको मतलब रेजिस्ट करेगा, ये बेंडिंग को रेजिस्ट करेगा ये। तो और ये क्या है, यहाँ पे कौन सी एक्शन हो रही है, यहाँ पे पुलिंग एक्शन हो रही है उसकी, बैंड की, पुलिंग एक्शन ऑफ बैंड। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है, बैंड की बेंडिंग हो रही है इस जगह पे। तो वो ये है तो ये क्या है, बेंड इम्पार्ट हॉरिजॉन्टल बेंडिंग स्ट्रेंथ इन द, ठीक है। तो इसका ये 75 मतलब क्या है, इसकी 75 मिनिमम डेप्थ होती है, मतलब ये ऊपर से कितनी डेप्थ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वर्टिकल डेप्थ पे। मतलब ये बॉल है, अगर वो सरफेस है तो मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए, ठीक है। आ गया होगा समझ में ये थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 120, when a body is subjected to direct tensile stresses P in one plane accompanied by the simple shear stress Q, the maximum normal stress is कितना होता है, P/2 + 1/2 P² + 4Q²। ऑप्शन ए। द टेक्निकल टर्म ईव्स इज डिफाइंड एज, ईव्स होती क्या है, जैसे अगर मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्लोपिंग रूफ होती है ना, ये तो ये ऐसे ही, इस साइड भी ऐसे ही होगी, ये इधर में स्लोपिंग रूफ। तो ये होती है ईव, ये होती है ईव्स। तो ये क्या है, द लोअर एज ऑफ द इंक्लाइंड रूफ सरफेस, ये ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 122, डक्टाइल स्ट्रक्चर डिफाइंड एज वन फॉर विच द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर। मतलब क्या है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें ज़्यादा होना चाहिए, तो वही क्या होगा, डक्टाइल स्ट्रक्चर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, इज स्मॉलर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, नहीं। वेनिस इज नो। इज इक्वल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, नहीं। इज मच लार्जर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, द स्लोप ऑफ ए रैम्प इन द बिल्डिंग शैल नॉट एक्सीड 1:12, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ बी डेप्थ एज अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया कितना होता है, सी जी। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट सी जी क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 125, द मेथड सुटेबल फॉर मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ ड्राई कंक्रीट मिक्स मतलब ड्राई कंक्रीट मिक्स हैविंग वेरी लो वर्केबिलिटी। तो कौन सा यूज़ किया जाता है, उसमें किया जाता है पीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। चलिए देखिए 125 तक ये पेपर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 का मतलब पेपर 2 सॉल्व करेंगे उसमें। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, थोड़ा फीडबैक दीजिए जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।